नमस्कार मित्रों। अर्थव्यवस्था के करंट अफेयर्स की अंतिम कड़ी अर्थात तीसरा भाग आज आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें हमने जुलाई, अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर्स को शामिल किया हुआ है। वैसे आपको यहां बता दें कि 15 सितंबर के बाद का अमूमन करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि तब तक क्वेश्चन पेपर्स बन चुके होंगे और क्वेश्चन पेपर मॉडरेशन के लिए भेज दिए जाते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। तो इसलिए 15 सितंबर के बाद का जो करंट अफेयर्स होता है वो आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इस परीक्षा के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। फिर भी मैंने इस अपने लेक्चर में सितंबर माह के पूरा सितंबर माह के करंट अफेयर्स को हमने कवर किया हुआ है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि पहला और दूसरा भाग काफी ज्ञानवर्धक रहा होगा और उससे आपको काफी तैयारी में मदद मिलेगी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इसका तीसरा भाग, यानी हम लोग जुलाई की बात करते हैं। तो जुलाई में पहला जो तथ्य है वो है भारत के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बांग्लादेश के बेक्सिम्को एलपीजी लिमिटेड ने बांग्लादेश में एलपीजी उत्पादन करने के लिए ज्वाइंट वेंचर कॉर्पोरेशन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये दुबई बेस्ड सब्सिडियरी आईओसी मिडिल ईस्ट एफजेडई और बांग्लादेश के बेस्मिको एलपीजी लिमिटेड की संयुक्त अरब अमीरात आधारित होल्डिंग कंपनी आरआर होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। इस समझौते के अनुसार बांग्लादेश में एलपीजी व्यवसाय के लिए 50-50 का रेशियो, यानी 50% आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और 50% बांग्लादेश का जो बेक्सिम्को है उसके बीच ज्वाइंट वेंचर हुआ है। ज्वाइंट वेंचर कैसे होता है ये हम आपको बता दें कि ज्वाइंट वेंचर का मतलब ये होता है कि जब दो उपक्रम एक साथ कोई उद्यम लगाते हैं और एक नई एंटिटी खड़ी करते हैं तो उसको हम ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस ज्वाइंट वेंचर से बांग्लादेश के एक बड़े बंदरगाह पर एलपीजी टर्मिनल स्थापित किया जाएगा और इस एलपीजी टर्मिनल से बहुत बड़े गैस वाहक प्राप्त करने में सक्षम होगा। जैसे कि इंडिया में अपना बॉम्बे हाई है जहां से सबसे ज्यादा गैस का उत्पादन होता है, उसी तरह बांग्लादेश में भी करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि आयात लागत में भारी कमी आएगी और बांग्लादेश में एलपीजी जो है वो सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। दूसरा तथ्य है पीएमएफएमई योजना। पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ये है योजना को लॉन्च किया गया है। किसके तहत? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस पीएमएफएमई योजना लॉन्च किया गया है। इस योजना को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने शुरू किया था। यद्यपि हरसिमरत कौर बादल इस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले 20 मई 2020 को इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इस योजना से 9 लाख कुशल और अर्धकुशल रोजगार सृजित होंगे। योजना के तहत कुल 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस योजना से देश में 8 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लाभान्वित होंगी। इस योजना का कुल खर्च 10,000 करोड़ रुपए होगा और इस योजना में 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक ये योजना लागू की जाएगी, यानी अगले 5 वर्षों में लागू की जाएगी। सबसे बड़ी बात जो है, इस योजना में जो फंडिंग है वो कैसे होगा, यानी केंद्र सरकार का हिस्सा 60% होगा और 40% हिस्सा राज्य सरकारों का होगा। ये एक तथ्य है जिसको आप जरूर ध्यान दे लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ केंद्र सरकार का हिस्सा 90% होगा और राज्य सरकारों का हिस्सा 10% होगा। यानी जितने भी हिल स्टेट्स हैं उनमें 90 और 10 का रेशियो होगा और बाकी स्टेट्स के साथ 60-40 का रेशियो होगा। और जहां पर केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर केंद्र का हिस्सा 100% होगा, यानी वहां पर केंद्र 100% वित्त पोषण इस योजना के लिए करेगी। तो सबसे ज्यादा बड़ी बात यही है कि ये योजना 20 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी और 35,000 करोड़ रुपए इसका
टोटल लागत, निवेश लागत है। 9 लाख कुशल और अर्धकुशल रोजगार सृजित होंगे। स्टेट्स में 60-40 का रेशियो होगा, हिल स्टेट्स में 90-10 का रेशियो होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। अगला तथ्य है मई 2020 में 8 करोड़ इंडस्ट्रीज की विकास दर में 23.4% की गिरावट दर्ज की गई। यह सूचकांक 8 प्रमुख उद्योगों के आधार पर तैयार किया गया था। 30 जून 2020 को जारी किया गया। इसको तैयार करने वाला है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने इसको जारी किया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल कुल वस्तुओं में से 8 कोर इंडस्ट्रीज में कुल 40.27% भार शामिल है। यहां पर आपको देखिए उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सूचकांक क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं कौन कौन सी। वो 8 कोर इंडस्ट्रीज यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? कोयला, नंबर 2 कच्चा तेल, तीसरा प्राकृतिक गैस, चौथा रिफाइनरी, 5वां उर्वरक, 6वां स्टील, 7वां सीमेंट और 8वां विद्युत। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि इन 8 कोर सेक्टर्स को आप जान लीजिए कि ये इकोनॉमी के 8 कोर सेक्टर्स माने जाते हैं इन उद्योगों को। इस सूचकांक का जो मुख्य बिंदु है वो है कि अप्रैल 2020 में 8 कोर इंडस्ट्रीज की जो वृद्धि दर थी ये -37% पर पहुंच गई थी, जो मई में घट करके -23.4% हो गई, क्योंकि उस समय तक थोड़ा सा कुछ इंडस्ट्रीज में काम शुरू हो गया था, पार्शियल काम शुरू करना शुरू हो गया था, तो इसलिए ये थोड़ा सा डेटा जो है घट गया था। कार इंडस्ट्री जो ये 2020 में 8 कोर इंडस्ट्रीज की जो विकास दर रही है वो है जनवरी में 2.2% थी। ये इन्हीं 8 इंडस्ट्रीज की बात मैं कर रहा हूँ, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और विद्युत। इनकी विकास दर ग्रोथ रेट थी जो जनवरी में यानी कोरोना काल से पहले यानी लॉकडाउन से पहले 2.2% की विकास दर थी जनवरी में। फरवरी में 6.4% हो गई थी क्योंकि ये बिजी सीजन माना जाता है, लेकिन मार्च में लॉकडाउन होते ही ये -9% पर पहुंच गया क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी। अप्रैल में एकदम से ठप हो गई क्योंकि 24 मार्च के बाद ही इंडस्ट्री बंद हुई है, तो उसके बाद अप्रैल में पूरा बंद रहा तो -37% पर पहुंच गई और मई में ये घट करके 23.6% पर आ गई। तो ये रहा आपका कोर इंडस्ट्री को लेकर के अपडेट। अब अगला तथ्य है चीन के साथ व्यापार घाटे में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि चीन 15 अप्रैल 2020 को गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव काफी अधिक बढ़ गया। इसके बाद चीनी माल और उत्पादों के बहिष्कार की मांग तेज हो गई। तो ये व्यापार घाटा कैसे होता है पहले आप ये समझ लीजिए। अगर हम निर्यात कम कर रहे हैं और आयात ज्यादा कर रहे हैं तो इसी को व्यापार घाटा कहते हैं। यानी अगर चीन से आयात ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं तो ये हमारा व्यापार घाटे में होगा। अगर हम निर्यात ज्यादा कर रहे हैं, आयात कम कर रहे हैं तो हमारा व्यापार सरप्लस में होगा यानी मुनाफे में होगा। लेकिन चूंकि व्यापार घाटे की बात कर रहे हैं इसलिए इसका मतलब है कि हम चीन से आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात चीन को कम करते हैं। लेकिन ये कोरोना काल में ये गलवान घाटी के संघर्ष के बाद ये थोड़ा सा घटा है क्योंकि हमने चीन के आयातों पर काफी कुछ प्रतिबंध लगा दिया था। तो क्या उसका परिणाम क्या हुआ ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में चीन से जो आयात में कमी की है वो है चीन से भारत द्वारा 65.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया, जबकि चीन को केवल 16.6 बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो निर्णय नहीं है ये निर्यात है। तो 65.26 बिलियन डॉलर आप उम्मीद कर सकते हैं 65 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहे हैं, हम आयात कर रहे हैं और केवल 16.6 यानी 16.6 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। तो कितना बड़ा व्यापार घाटा है। लेकिन ये व्यापार घाटा 2019-20 में जो 48.66 बिलियन डॉलर हो गया था, यानी इन दोनों का 65 और 16 का जो डिफरेंस है
वो था 48.66 बिलियन डॉलर, जो 18-19 में व्यापार घाटा 53 था, उससे तो कम ही है। यानी अगर हम 18-19 उसके आपके एक साल पहले की बात करें तो वो 2019-20 में थोड़ा सा कम हो गया था। 2018-19 में निर्यात घाटा जो हमारा था, व्यापार घाटा, वो 53.26 बिलियन डॉलर था। सर्वाधिक व्यापार घाटा जो हमारा चीन के साथ रहा है वो 2017-18 में रहा है, जब 63 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। यानी ये वित्त वर्ष 2017-18 में दोनों देशों के बीच व्यापार था, द्विपक्षीय व्यापार था, वो था 84.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2017-18 में। यानी अगर हम 2 वर्ष पहले की बात करें तो 84 टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिला की बात ही की जा रही है यहाँ पर कि 84.4 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मिला करके था, जिसमें से व्यापार घाटा यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस, इंपोर्ट हम ज्यादा करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे, वो डिफरेंस था 63 बिलियन डॉलर का। 18-19 में ये घट करके हो गया 53 बिलियन डॉलर और 19-20 में ये घट करके आ गया 48.66 बिलियन डॉलर। तो ये थोड़ा सा कमी हो रही है। इसी से मिलता जुलता अगला तथ्य है कि 19-20 में चीन से भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट आई है, क्योंकि हमारे संबंध थोड़ा चीन से खराब हो गए हैं। तो वित्त वर्ष 2019-20 में चीन से भारत को 163.78 मिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 163.78 मिलियन डॉलर का FDI प्राप्त हुआ, जबकि वित्त वर्ष 18-19 में यह 229 मिलियन डॉलर था। इसका कारण यह है कि हमारे संबंध थोड़ा सा गलवान घाटी और इन सब चीजों को जो अभी हुआ है उसको लेकर के व्यापार प्रतिबंध लगा दिया और हमने चीनी कंपनियों के सारे ठेके रद्द कर दिए। तो जब ठेके रद्द कर दिए तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, कई कंपनियों को व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो स्वाभाविक है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रभावित होगा ही। अब बात करते हैं अमेरिका से, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा अमेरिका से हमारा व्यापार कैसे किस कंडीशन में है। अमेरिका और 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। देखिए, जब एक देश के साथ हमारा व्यापार घटता है तो उस व्यापार को हम कहीं ना कहीं तो शिफ्ट करेंगे ही करेंगे। तो उसी को लेकर के ये आंकड़ा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। यानी हमारा सबसे ज्यादा जो इस समय ट्रेड हो रहा है वो अमेरिका के साथ हो रहा है। कब? 19-20 में। यह लगातार दूसरा वित्तीय वर्ष है जब संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बना है। 2018-19 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से आके निकल गया था, जो दोनों देशों के बीच बढ़ रहे आर्थिक संबंधों का संकेत है। अब इसका मुख्य बिंदु क्या है आप ये भी जान लीजिए। 2018-19 में अमेरिका के साथ जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार था वो था 87.96 बिलियन डॉलर, जबकि 2019-20 में 88.75 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हमारा व्यापार था अमेरिका के साथ। भारत ने अमेरिका में व्यापार शेष को बरकरार रखा। एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अभी तक जो आपने पढ़ा है कि चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा था, लेकिन यहां पर आपको देखिए मैं बता रहा हूं व्यापार अधिशेष है। अधिशेष का मतलब यह है कि हम अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और अमेरिका से इंपोर्ट कम कर रहे हैं। यानी 2019-20 में संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापार घाटा, यानी हमारे साथ जो व्यापार घाटा अमेरिका का मतलब यह है कि हम अमेरिका को ज्यादा निर्यात कर रहे हैं और अमेरिका से आयात कम कर रहे हैं। तो उसका घाटा जो डिफरेंस है वो था 17.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2018-19 में भी कुछ ऐसा ही कंडीशन था। 16.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर हमारा व्यापार अधिशेष था। यानी हम जो निर्यात करते हैं और जो आयात करते हैं उन दोनों का अंतर, यानी हम 17.442 बिलियन डॉलर हम व्यापार सरप्लस में हैं, हम ज्यादा निर्यात करते हैं, इतना ज्यादा निर्यात हम अमेरिका को करते हैं।
तो चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा है, यानी हम चीन को तो निर्यात ज्यादा, आयात ज्यादा करते हैं चीन से, निर्यात कम करते हैं, जबकि अमेरिका को निर्यात ज्यादा करते हैं और अमेरिका से आयात कम करते हैं। चलिए हम अगले तथ्य की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है। एलपीजी गैस को लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य था वो था कि हर घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में गैस कनेक्शन को पहुंचाना था। तो योजना के इस कड़ी में 6 जुलाई 2020 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा ये घोषणा किया गया कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना ने राज्य में 100% रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी हिमाचल एक ऐसा राज्य बन गया है जो 100% जहां पर घरेलू रसोई गैस का कनेक्शन हो चुका है, और इसमें ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को उन्होंने हिमाचल प्रदेश में नाम दिया था हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। केंद्र सरकार की हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना मई 2018 में शुरू की गई थी। यानी जो लोग कवर नहीं हो पाए थे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पाया था उनको हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस कनेक्शन हिमाचल गवर्नमेंट ने प्रदान किया, और हिमाचल इस तरह से 100% रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त करने वाला राज्य बन गया। देखिए ये थोड़ा सा तथ्य जो अगला हम बताने चल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। आईएएस में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आईएएस के लिए ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेपाल निम्न मध्य आय वाला देश बना जबकि श्रीलंका फिसलकर निम्न मध्यम अर्थव्यवस्था श्रेणी में चला गया। पहले तो आप दोनों चीज समझ लीजिए क्या है। हम ये बता दें 2020-21 के विश्व बैंक के देश वर्गीकरण के अनुसार आय के स्तर के आधार पर नेपाल की अर्थव्यवस्था निम्न मध्य की बन गई, और जबकि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जो ऊपरी मध्य इनकम ग्रुप में हुआ करती थी वो फिसल करके निम्न मध्य अर्थव्यवस्था की श्रेणी में चली गई है। 2020 के वर्गीकरण के अनुसार भारत निम्न मध्य आय वाला देश बना हुआ है, यानी भारत पहले भी इसी कैटेगरी में था, अब भी इसी कैटेगरी में है। यानी नेपाल निम्न मध्य आय वाला देश पहले से ही है, भारत निम्न मध्य आय वाला देश पहले से ही है। श्रीलंका जो निम्न उच्च मध्य वाला था, ऊपरी मध्य आय वाला देश था, वो निम्न मध्य आय वाले देश में खिसक के पहुंच गया है। आप इसको जान लीजिए कि ये वर्गीकरण करता कौन है। विश्व बैंक इस वर्गीकरण को करता है। विश्व बैंक जो वर्गीकरण करता है उसमें 4 कैटेगरी बनाया गया है। निम्न, जैसे जो नेपाल था वो निम्न में था, अब ये खिसक करके पहुंच गया है निम्न मध्य में, यानी नेपाल ने ऊंची छलांग लगाई है। भारत जो कि निम्न मध्य में था वो निम्न मध्य में ही है, और श्रीलंका जो ऊपरी मध्य में था वो खिसक करके नीचे आ गया है और निम्न मध्य में हो गया है। तो 1036 अमेरिकी डॉलर से कम जिसकी आय है उसको निम्न कहते हैं, और 1036 अमेरिकी डॉलर से लेकर के 4045 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय अगर किसी की है, ग्रॉस नेशनल इनकम अगर किसी देश की है तो उसको निम्न मध्य की कैटेगरी में रखा जाता है। और अगर ग्रॉस नेशनल इनकम 4046 से 12535 अमेरिकी डॉलर है तो उसको ऊपरी मध्य इनकम ग्रुप में रखा जाता है, और अगर 12535 अमेरिकी डॉलर से ऊंची आय है तो उसको उच्च आय वर्ग में रखा जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ये सारे देश इसी उच्च आय वर्ग में आते हैं। अब सवाल इस बात का है कि इस कैटेगरी को कैसे किया जाता है। तो 4 कैटेगरी हुई, निम्न, निम्न मध्य, ऊपरी मध्य, उच्च आय, ये 4 कैटेगरी हुआ। इस वर्गीकरण को 1 जुलाई को अपडेट किया जाता है कि कौन किस कैटेगरी में है, और इसको जिस कैटेगरी को अपनाया जाता है वो एटलस पद्धति कहते हैं। उसको जो क्लासिफिकेशन किया जाता है इसको एटलस पद्धति कहते हैं।
एटलस पद्धति का उपयोग जो है वो 1993 से किया जा रहा है। इस पद्धति के तहत किसी देश की सकल राष्ट्रीय आय को अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है। अगर किसी देश की, जैसे भारत की इनकम रुपए में है, तो इस रुपए के इनकम को जब हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो डॉलर में कितने में होगी, तो उसी को एटलस पद्धति कहते हैं। नेपाल 2 साल पहले 22 मई 2018 को नेपाल सरकार ने घोषणा की थी कि आगामी 10 वर्षों के भीतर एक निम्न मध्य आय वाले देश बनने के लिए प्रयास किया जाएगा। लेकिन आप देखिए 22 मई 2018 को घोषणा हुआ और 2020 में नेपाल 10 वर्ष का टारगेट रखा था कि वो निम्न से निम्न मध्य आय वाले वर्ग में पहुंचेगा, यानी उसकी इनकम जो 1036 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी वो से कम थी, वो अब निम्न मध्य आय वर्ग वाले देश में पहुंच गया है इस इनकम ग्रुप के साथ। यानी उसने केवल 2 साल में ही अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। तो ये रहा जुलाई का करंट अफेयर्स। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के करंट अफेयर्स यानी अगस्त की। ध्यान रखिए जितनी भी मैं बात आपको बता रहा हूं ये अर्थव्यवस्था से ही रिलेटेड है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स बाकी खेल, अंतरराष्ट्रीय संबंध या राजनीति या अन्य विषयों पर मैं करंट अफेयर्स आपको नहीं दे रहा हूं। मैं केवल अर्थव्यवस्था से संबंधित करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं अपने इस लेक्चर में। तो चलिए अगस्त में अर्थव्यवस्था का क्या करंट अफेयर्स है मैं उसकी बात कर लेता हूं। फेसबुक ने भारत के लिए मोर टुगेदर अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। यानी सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक है, उसने मोर टुगेदर अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। यह अभियान है क्या? मोर टुगेदर यह प्रदर्शित करने के लिए कोविड-19 महामारी की स्थिति में देश भर के लोग एक साथ एक मंच पर अपने कनेक्शन की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं, यानी एक दूसरे से आपस में कैसे संबंध बनाए रख सकते हैं और दूसरे से कैसे जुड़े रख सकते हैं। क्योंकि कोविड-19 के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई थी, ना तो कोई मिलने जा सकता था, ना तो कोई किसी से मिल सकता था, ना किसी के घर जा सकता था। तो इसीलिए फेसबुक ने एक दूसरे को आपस में जोड़े रखने के लिए इस मोर टुगेदर अभियान की शुरुआत की थी। इसमें किया क्या गया था, कैसे जोड़ा गया था? इसके लिए एक वास्तविक कहानियों से प्रेरित उन लोगों को प्रदर्शित किया गया जो एक दूसरे की सहायता और समर्थन करने के लिए कठिन समय के दौरान साथ आए थे। उन कहानियों को फेसबुक पर प्रचारित किया गया और इसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को दर्शाया गया और ये बताया गया कि कठिन समय के दौरान एक दूसरे की मदद कैसे की जाए और उस मदद को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए कैसे फेसबुक के कनेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यही इस अभियान का पूरा मोर टुगेदर अभियान का मेन थीम था कि एक दूसरे को जोड़ने के लिए प्रेरक कहानियों के माध्यम से उन लोग जो एक दूसरे की इस कठिन दौर में मदद कर रहे थे उनको इसके तहत प्रचारित किया जाए और प्रसारित करके एक दूसरे को उससे प्रोत्साहित किया जाए और जोड़े रखा जाए। मैंने पहले ही अपने वीडियो में बताया था, जब एक बार फेसबुक का जिक्र आया था, फेसबुक विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इसकी सब्सिडरी हैं। इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को की गई थी। इसके सह संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, एडुआर्डो सेवरिन, एंड्रू मैककॉलम, डस्टिन मॉस्कोविच और क्रिस ह्यूज। इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया के मेनेलो पार्क में है। जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार फेसबुक के लगभग 2.2 अरब से अधिक यूजर हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं बहुत बड़ी कंपनी है। चलिए, शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ बने। हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये महत्वपूर्ण नहीं था शशिधर जगदीशन एचडीएफसी के सीईओ बने। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि आदित्य पुरी जो 25 वर्षों से इस बैंक से जुड़े थे वो अब रिटायर हुए और उनकी जगह पर शशिधर जगदीशन को बनाया गया। तो इसलिए ये तथ्य ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 25 वर्षों तक आदित्य पुरी इस एचडीएफसी बैंक के सीईओ रहे थे। 1996 से एचडीएफसी से शशिधर जगदीशन भी 1996 से एचडीएफसी बैंक के साथ काम कर रहे हैं
और वो आदित्यपुरी का स्थान लेंगे। आदित्यपुरी 25 वर्षों से बैंक से जुड़े हुए थे। आपको बता दें एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक में से एक है। नंबर 1 पर आईसीआईसीआई है और नंबर 2 पर एचडीएफसी बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। लगभग इसमें इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है और इसमें लगभग 1 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। चलिए तीसरे तथ्य की बात कर लेते हैं। आरबीआई ने वित्तीय शिक्षा 2020-25 के लिए राष्ट्रीय रणनीति का अनावरण किया। ये भारतीय रिजर्व बैंक ने अगले 5 वर्षों की अवधि यानी 2020 से 2025 तक के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति जिसको नाम दिया है NSFE शुरू की है। यह दूसरी रणनीति है। इसके पहले NSFE 2013 में लॉन्च की गई थी, यानी इसके पहले NSFE लॉन्च की गई थी 2013 में। 2 तथ्य याद रखने वाली बात है कि राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति जो है 2013 में NSFE 2013 लॉन्च की गई थी और इसके बाद फिर इसको 2020 में 2025 तक के लिए लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य बिंदु क्या है उसकी बात कर लेते हैं। बैंक ने दूसरी रणनीति के साथ 5 कोर एक्शन अप्रोच की है। 5 एक्शन अप्रोच हैं। कौन कौन से हैं? 5C के द्वारा जिनको हाईलाइट किया गया है। 5C उसमें क्या क्या है? कैपेसिटी, कंटेंट, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी एंड कोलैबोरेशन। ये 5C हैं। यही 5 कोर एक्शन अप्रोच हैं। यहां सामग्री स्कूलों में पाठ्यक्रम को संदर्भित करती है। वित्तीय सेवाओं में शामिल मध्यमों में क्षमता विकसित करने के लिए क्षमता शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका यहां पर कैपेसिटी है। कंटेंट का मतलब है कि संचार और समुदाय का उपयोग, संचार रणनीति का उपयोग करके वित्तीय साक्षरता के समुदाय के नेतृत्व वाले मॉडल बनाने के लिए कम्युनिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और अंत में है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन सहयोग का उपयोग विभिन्न हितधारकों के बीच साझेदारी और सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया है। यानी कैपेसिटी, कंटेंट, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी एंड कोलैबोरेशन। इसके बाद हम लोग चौथे तथ्य की बात करें। भारत में कोविड-19 के कारण 41 लाख युवाओं ने नौकरी खोई है। ये रिपोर्ट कह रही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक। एक एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसका नाम दिया गया है टैकलिंग कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड पैसिफिक। थोड़ा इस रिपोर्ट को याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। टैकलिंग कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड पैसिफिक, ILO और ADB की ये संयुक्त रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 संकट के कारण लगभग 41 लाख भारतीय युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। मुख्य बिंदु है इस रिपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट कहती है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 13 देशों में लगभग 1 से 1.5 करोड़ युवा अपनी नौकरी खो सकते हैं। यानी इस रिपोर्ट का मेन है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में, एशियन कंट्रीज में के 13 देशों में लगभग 1.5 करोड़ युवा, 1 से 1.5 करोड़ युवा अपनी नौकरी खो सकते हैं। रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नौकरियां जाएंगी। इसके बाद भारत का स्थान है, बड़ा महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दीजिएगा। भारत में बेरोजगारी की दर 32.5% हो गई है। ध्यान दीजिएगा ये जो आंकड़ा है ये ILO और ADB की है। आप इसको सरकारी आंकड़े से टैली मत करिएगा, अन्यथा आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और एग्जाम टाइम में आपका कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा। ये आंकड़ा एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है। इसको भारत सरकार के आंकड़े से टैली बिल्कुल मत करिएगा, दोनों में बाइफरकेशन होता है। भारत सरकार का आंकड़ा देखिएगा तो वो 7 से 8% के आसपास ही है, बीच में ही है, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है 32.5% हो गई है। तो इसलिए आप इन दोनों आंकड़ों को अलग अलग ही पढ़िएगा। हालांकि इस क्षेत्र में सभी देशों में श्रीलंका को 37.8% की दर से अधिकतम बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है।
15 से 24 वर्ग की आयु वर्ग के युवाओं को वयस्कों की तुलना में अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। यही सबसे ज्यादा नौकरी सर्च करता है, क्योंकि ये युवा वर्ग जब आता है शिक्षा ग्रहण करके तो इसको सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत पड़ती है। 2019 क्षेत्र में बेरोजगारी 13.8% थी। हर 5 युवा श्रमिकों में से 4 अनौपचारिक रोजगार में लगे हुए थे। इसके अलावा 4 युवा श्रमिकों में से एक मध्यम गरीबी की स्थिति में रहा है। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात की जा रही है। ये डेटा पूरे एशियन कंट्रीज को लेकर के बात की जा रही है। अगर आप इसको भारत में लागू कर देंगे तो आपका डेटा गलत हो जाएगा और आप प्रश्न गलत करके चले आएंगे। ध्यान दीजिएगा, 2019 में ये एशिया और प्रशांत क्षेत्र की बात की जा रही है कि बेरोजगारी 13.8% थी, यानी पूरे एशियन कंट्रीज को मिला करके, पूरे एशियन कंट्रीज के 13 देशों में। चलिए आगे बात करते हैं। रमेश चंद्र टास्क फोर्स ने गन्ना मूल्य को चीनी दरों से जोड़ने की सिफारिश की। नीति आयोग के सदस्य हैं रमेश चंद्र, उनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था जिन्होंने सिफारिश की है कि गन्ने की कीमत को चीनी की दरों से जोड़ दिया जाए। यानी अगर चीनी का मूल्य बढ़ेगा तो गन्ने का मूल्य ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और अगर चीनी का दाम मार्केट में घट जाएगा तो गन्ने का दाम ऑटोमेटिक घट जाएगा। लेकिन उन्होंने एक सिफारिश भी की थी कि टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में न्यूनतम चीनी की कीमत में 33 रुपए प्रति किलोग्राम की एक मुश्त बढ़ोतरी करने की सिफारिश भी की है। सरकार ने माना नहीं है, इतना संभव भी नहीं है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट को मार्च 2020 में अंतिम रूप दिया गया और 20 अगस्त को इस टास्क फोर्स रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। तो रिपोर्ट की मुख्य बातें हम आपको बता देते हैं। एक प्रमुख बिंदु के रूप में पैनल ने गन्ना मूल्य को चीनी दरों से जोड़ने की सिफारिश की है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। गन्ने की खेती वाले क्षेत्रों को किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करके कम पानी वाले फसलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। वर्तमान में गन्ने की खेती का क्षेत्र लगभग 3 लाख हेक्टेयर है और इसमें लगभग 20 लाख टन गन्ने की पैदावार होती है। ये एक तथ्य है, इसको आप नोट कर लीजिए। यानी जो गन्ने की खेती होती है पूरे देश में वो लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है और लगभग 20 लाख टन गन्ने का पैदावार होता है। पैनल ने 3 साल की अवधि के लिए चीनी पर 50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उपकर लगाने की सिफारिश की है, जिसे निधि के लिए लगभग 450 करोड़ रुपए जोड़े जा सकते हैं। इस निधि का उपयोग जो 4500 करोड़ रुपए जो जोड़े जा सकते हैं उसका किसानों की वित्तीय स्थिति को बेहतर करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। नीति आयोग के चेयरमैन की नीति आयोग के सदस्य की बात की थी, तो नीति आयोग पर थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंडर डाल दूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष, और वर्तमान में इसके वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार जी हैं और यहाँ पर एक सीईओ भी होते हैं। अगला तथ्य है चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता। ये 8 अगस्त 2020 को भारत सरकार ने फिर टाइपिंग मिस्टेक है, चुनौती है ये, नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता लॉन्च की। चुनिंदा क्षेत्रों में काम करने वाले लगभग 300 स्टार्टअप की पहचान की जाएगी और उन्हें 25 लाख रुपए तक के सीड फंड उपलब्ध कराए जाएंगे। इस चुनौती स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का मुख्य बिंदु है, इस चुनौती को टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के लिए लॉन्च किया गया है। चुनौती का पूर्ण स्वरूप, चुनौती का जो ये फुल फॉर्म है वो आप जान लीजिए, चैलेंज हंट अंडर NGIS फॉर एडवांस यूनी इनहिबिटेड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। चैलेंज हंट अंडर NGIS फॉर एडवांस्ड अनइनहिबिटेड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है। पूर्ण स्वरूप नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम है। इस चुनौती का मुख्य उद्देश्य महामारी के दौरान आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है और उन समाधानों की तलाश करना जो बड़े पैमाने पर उद्योगों, सरकार और जनता का समर्थन करेंगे। तो ये रहा आपका अगस्त का करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। अब हम लोग आ गए हैं सितंबर महीने पर। सितंबर महीने में
15 सितंबर के पहले एक दो इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिनको आप नोट कर लीजिएगा और उससे प्रश्न हो सकता है, आईएएस या पीसीएस दोनों में पूछे जा सकते हैं। तो अभी सामने आपको जो दिख रहा है, आप इस थोड़ा सा ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, लेकिन अगले 2-3 तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस महीने के करंट अफेयर्स को जरा ध्यान से देख सुनिएगा और इसको पढ़िएगा। हमने आपको पहले भी बताया है कि आप अगर इस पूरे मैटर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाइए और इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित कर लीजिए। जब मन करे इसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं, अगर सुनने का मन करे तो लीड लगाइए और आराम से लेटे लेटे इसको सुनते भी जाइए। चलिए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने सप्लाई चेन रेजिलियंस पर बैठक की। 1 सितंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने एक मंत्रिस्तरीय वीडियो सम्मेलन आयोजित किया जिसमें बाजारों को खुला रखने के लिए मुक्त, समावेशी, पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण और स्थिर व्यापार की पुष्टि की गई। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है क्या? देखिए, पहले तो हम आपको इसका बैकग्राउंड बता देते हैं कि जो अभी तक जो देश हैं, जैसे भारत का अगर ले लिया जाए तो भारत की सबसे ज्यादा व्यापार की जरूरतें जो पूरी हो रही थी वो चाइना से हो रही थी। तो एक देश पर जो निर्भरता था, किसी भी देश की निर्भरता एक देश पर हो जाए तो वो देश उसका नाजायज फायदा उठाने लगता है। इसीलिए इस निर्भरता को कोविड-19 के दौरान महसूस किया गया कि उस देश, जैसे चीन का एग्जांपल लिया जाए, भारत की बहुत सारी दवाइयों का जो रॉ मटेरियल है वो चीन से आता था। तो चीन ने क्या किया, अचानक उस सप्लाई को बंद कर दिया या सप्लाई को काउंटर, चीन से थोड़ा संबंध खराब हुए बॉर्डर को लेकर के, तो चीन ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया। तो उसके ऐसी स्थिति आ गई कि उन दवाइयों का उत्पादन करना संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति से भविष्य में फिर ऐसी स्थिति न आने पाए, इसीलिए सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव का इस्तेमाल किया गया और इस पहल को शुरू किया गया। तो इस पहल का उद्देश्य है एकल राष्ट्र, यानी वर्तमान में जैसे चीन पर देशों की जरूरतों को, निर्भरता को कम करना है। यह पहली बार जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जापानियों ने पहल के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया को प्रमुख भागीदार के रूप में लक्षित किया है। वे अन्य एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के देशों को संभावित साझेदार के रूप में देख रहे हैं। यानी हमने पहले ही बताया कि यह सिर्फ एक देश पर निर्भर होने की बजाय आपूर्ति जोखिम में विविधता लाए। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप है, महामारी है या सशस्त्र संघर्ष में आपूर्ति बाधित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम कई देशों से इंपोर्ट करते रहेंगे या हमारी निर्भरता कई देशों पर है, तो एक देश से निर्भरता, अगर एक देश से कोई भी आपूर्ति बाधित होती है किसी वजह से, भूकंप है, महामारी है या सशस्त्र संघर्ष है, तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर वही चीज हमने जो बताई थी कि भारत एक राष्ट्र चीन पर कैसे निर्भर है। तो भारतीय आयात का एक बड़ा हिस्सा चीन का है। जैसे हमने पहले ही बताया कि हम भारत चीन से बहुत ज्यादा आयात करते थे और निर्यात हम वहां पर केवल 17 अरब अमेरिकी डॉलर, बिलियन अमेरिकी डॉलर का करते हैं। तो दवाओं के लिए सक्रिय दवा सामग्री जैसे कुछ सामानों के लिए भारत पूरी तरह चीन पर निर्भर है। चीन भारतीय आयात का लगभग 45% हिस्सा चीन से होता है। आप समझ सकते हैं कि हम जितना इंपोर्ट करते हैं उसका 45% हिस्सा के लिए चीन से करते हैं। उसमें क्या क्या इंपोर्ट करते हैं? ऑटोमोटिव पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल, शिपिंग, टेक्सटाइल्स और केमिकल्स। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको जरा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा। डिजिटल भुगतान सूचकांक, आरबीआई का एक सूचकांक है, इसके बारे में आप एक लाइन में जान लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 सितंबर 2020 को घोषणा की है कि एक डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स लॉन्च किया जाएगा जो भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का प्रभावी ढंग से आकलन करेगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत में डिजिटल प्रणाली भुगतान तेजी से बढ़ रहा है और डीपीआई के लॉन्च के साथ बैंकों और भुगतान कंपनियों के अपने उपयोगकर्ता आधार को मैप करने का अवसर मिलेगा और यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कौन सा चैनल उपभोक्ता सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे यूपीआई ज्यादा यूज कर रहे हैं या एटीएम से ज्यादा निकासी यूज कर रहे हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूज कर रहे हैं या मान लीजिए
IMPS यूज कर रहे हैं या NEFT यूज कर रहे हैं या चेक ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे ये पता करने में आसानी रहेगी और उसी आधार पर बैंकों का विस्तार या सेवाओं का विस्तार या कमी की जा सकती है। तो अगला तथ्य है, ये हमने जो अभी आपसे बताया था, ये महत्वपूर्ण तथ्य आ गया। NSO नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वेक्षण आया है, ये अब आप ध्यान से सुनिएगा और इसको पूरा नोट करते चलिएगा। 7 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाउसहोल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन इन इंडिया एज पार्ट ऑफ 75th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे पर अपनी रिपोर्ट जारी की। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, प्रश्न आ सकता है। ये रिपोर्ट 2017 जुलाई 2017 से जून 2018 की अवधि की है, इसलिए इसको भूल मत करिएगा कि ये सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स है। आप बिल्कुल मत भूल करिएगा। जुलाई 2017 से लेकर के जून 2018 के बीच में जो सर्वे हुआ था, उसका रिपोर्ट केंद्रीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी कर दिया है। मुख्य बिंदु क्या क्या है? इस सर्वेक्षण के अनुसार केरल में देश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। राज्य के लगभग 96.2% लोग साक्षर हैं। दूसरी ओर आंध्र जो 66.4% के साथ सबसे नीचे है, यानी केरल सबसे ऊपर है और आंध्र सबसे नीचे है लिटरेसी रेट में। दिल्ली दूसरे नंबर पर है जिसकी साक्षरता दर 88.7% है। इसके बाद सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से, उत्तराखंड 87.6% की साक्षरता दर के साथ तीसरे नंबर पर है। हिमाचल प्रदेश चौथे नंबर पर है और आसाम 5वें नंबर पर है। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है 86.6% और आसाम की साक्षरता दर है 85.9%। राजस्थान 69.7% साक्षरता दर के साथ आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। बिहार 17.9%, तेलंगाना 72.8% और यूपी 73%, एमपी 73.7% है। इसके बाद यूपी सबसे कम साक्षरता दर वालों में से ही है, यानी यूपी की साक्षरता दर कितनी है? 73%। अब नेशनल लेवल पर बात कर लेते हैं। नेशनल लेवल पर भारत की कुल साक्षरता दर जो एवरेज है नेशनल लेवल पर वो 77.7% है। फिर से नोट कर लीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं। भारत की साक्षरता दर इस समय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की साक्षरता दर 77.7% है, जिसमें ग्रामीण साक्षरता दर 73.5% है, शहरी साक्षरता दर 87.7% है, यानी ग्रामीण साक्षरता बहुत पीछे नहीं है। पुरुष साक्षरता दर सभी राज्यों में महिला साक्षरता दर से अधिक है। केरल में पुरुष साक्षरता दर 97.4% है जबकि महिला साक्षरता दर 95.2% है। दिल्ली में पुरुष साक्षरता दर 93.7% है जबकि महिला साक्षरता दर 82.4% है। आंध्र प्रदेश जो सबसे पिछड़ा हुआ है, वहां पर 73.4% पुरुष साक्षरता दर है और महिला साक्षरता दर 59.4% है। राजस्थान में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, यानी पुरुष और महिलाओं में सबसे ज्यादा डिफरेंस राजस्थान में है। ये तथ्य नोट करने वाली है। क्या है? राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर 80.8% है जबकि महिला साक्षरता दर सिर्फ और सिर्फ 57.6% है। ये तथ्य नोट कर लीजिएगा। 15 से 29 वर्ष के बीच के लगभग 35% व्यक्तियों के पास इंटरनेट तक पहुंच है और वे इसका इस्तेमाल करते हैं। लगभग 4% ग्रामीण परिवार और 23% शहरी परिवारों के पास कंप्यूटर है। 15 से 29 वर्ष की आयु के लगभग 24% व्यक्तियों के पास कंप्यूटर संचालित करने का ज्ञान है, यानी कंप्यूटर नॉलेज है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 56% व्यक्तियों को कंप्यूटर संचालित करने का ज्ञान है। इसको नोट कर लीजिएगा और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 श्रम संहिताओं में संशोधन की मंजूरी दी है। 3 श्रम संहिताएं, यानी श्रम कोड जो था, लेबर कोड जिसको कहते हैं, वो कौन कौन से थे? ये श्रम संहिताएं हैं ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926,
औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश अधिनियम 1946। इनमें तीनों में संशोधन करने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दे दी है। कोड की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है ट्रेड यूनियन के 7 या अधिक सदस्य इसे पंजीकृत करने के लिए आवेदन करेंगे। यानी अब इसकी रजिस्ट्रेशन अगर ट्रेड यूनियन का कराना है तो फिक्स कर दिया गया है कि 7 या इससे अधिक सदस्य ही पंजीकरण करा सकते हैं, एक सदस्य जाकर के पंजीकरण हम नहीं करा पाएगा। ट्रेड यूनियनों को कम से कम 10% श्रमिकों या 100 श्रमिकों के साथ पंजीकृत किया जाएगा। यानी जितने श्रमिक हैं, कम से कम कोई भी ट्रेड यूनियन 100 श्रमिक से कम का नहीं होगा। और अगर मान लीजिए कोई बड़ी फर्म है, बड़ी कंपनी है और वहां पर ट्रेड यूनियन बनाना है तो जितने श्रमिक वहां पर हैं उनका 10% या 100 श्रमिक जो भी सबसे कम हो उसी को करना है। नियोक्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए एक समझौता संघ का गठन किया जाएगा। विभिन्न ट्रेड यूनियनों के मामले में कम से कम 75% श्रमिकों के साथ संघ को मान्यता दी जाएगी। संघ द्वारा हड़ताल के लिए पूर्व सूचनाओं की आवश्यकता है, यानी आप एकाएक हड़ताल नहीं कर सकते, आप उसके लिए पहले नोटिस दीजिए। 5वां तथ्य है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्टेट यंग ऑफ चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। 4 सितंबर 2020 को यह रिपोर्ट जारी हुई है। नीति एडवोकेसी संगठन मोबाइल क्रेश द्वारा इसको तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य और पोषण को मापा जाता है। यानी इस रिपोर्ट की जो मुख्य बातें हैं उसको हम बता देते हैं। भारत में 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे हैं। इनमें से 21% अल्पपोषित हैं, 36% कम वजन के हैं और 38% पूर्ण टीकाकरण प्राप्त नहीं कर रहे हैं। देश में 8 राज्य ऐसे हैं जिनके पास बाल विकास में देश के औसत से कम स्कोर है। ये है असम, राजस्थान, मेघालय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। ऐसे 8 राज्य हैं जिनके पास बाल विकास में देश के औसत से कम स्कोर है। इस रिपोर्ट को 2 सूचकांक में रखा गया है जिसको कहा गया है यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स और यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स। यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक वृद्धि और पोषण को मापता है, जबकि यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स नीति और इन्वायरमेंट इनेबलर्स को समझने में मदद करता है। एक बच्चे की वेलबींग को प्रभावित करता है तो यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स है, और अगर बच्चे की पोषण को मापना है तो यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स उपयोग किया जाएगा। अगला तथ्य है, कामथ पैनल की रिपोर्ट ऋण पुनर्गठन के लिए 26 क्षेत्रों की पहचान की गई। अभी जानते हैं आपकी लॉकडाउन करने के बाद आरबीआई ने मोरेटोरियम शुरू किया था, यानी ऋण पुनर्स्थगन, यानी ऋण स्थगन सिस्टम शुरू किया था। लेकिन चूंकि 30 अगस्त को ऋण स्थगन यानी मोरेटोरियम को समाप्त कर दिया गया तो उसके लिए फिर आरबीआई ने कहा था कि ऋण का पुनर्गठन किया जाए, यानी जो लोग देने में सक्षम नहीं है ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाए जो ऋण को दे पाने में अभी सक्षम नहीं है। तो उसी के पुनर्गठन के लिए किन क्षेत्रों के लोग ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे अभी सेवा क्षेत्र को ले लीजिए। सेवा क्षेत्र ऐसा है कि जो अभी भी सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं या सेवा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनीज हैं, वो अभी भी होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, ट्रेवल्स है, ये अभी भी शुरू नहीं हो पाया है। तो वो कैसे ऋण को देंगे? लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है या जो और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, ये तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, इनका प्रोडक्शन तो जारी है, तो ये अपने ऋण का भुगतान कर सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कि कौन कर सकता है और कौन सा क्षेत्र नहीं कर सकता है, इसी पहचान करने के लिए केबी कामत के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पैनल की जो सिफारिशें हैं वो है कि पैनल ने उधारदाताओं के कुल बकाया देनदारियों, कुल ऋण, वर्तमान अनुपात, औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात पर विचार करने की सिफारिश की है। रिकास्ट योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए बैंकों को कंपनी की पूर्व कोविड वित्तीय स्थिति और कोविड प्रभावों पर विचार करना है, और अंतर लेन देन समझौते को उन सभी मामलों में अनिवार्य किया गया है जिसमें कई उधार देने वाले संस्थान हैं। अब
महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर की जो पहचान करनी थी, वो सेक्टर कौन कौन से थे उनकी बात की जाए तो कपड़ा है, कपड़ा उद्योग है, थोक व्यापार है, सड़क और इंजीनियरिंग क्षेत्र था, जो पहले से ही तनाव में थे, पहले से ही इनकी स्थिति खराब थी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, रियल एस्टेट, स्टील, कोविड-19 ने इन सेक्टर्स में भी परेशानी खड़ी कर दी, यानी इनको भी अब सहायता देने की स्थिति आ गई है। तो इन क्षेत्रों में पुनर्गठन की जरूरत है और इन क्षेत्रों में ऋण का पुनर्गठन किया जा सकता है। अभी तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का जो पूरा ऋण है वो है, उन्होंने 7.98 ट्रिलियन रुपए का ऋण बांटा हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र में 6.69 ट्रिलियन का ऋण बटा हुआ है, स्टील में 2.66 ट्रिलियन का ऋण है, रियल एस्टेट में 2.29 ट्रिलियन का ऋण बांटा गया है, जबकि निर्माण में 1.03 ट्रिलियन का ऋण बांटा गया है। अब भारत सरकार ने विज्ञापनों के लिए दिशा निर्देशों का मसौदा जारी कर दिया है। ये उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े स्टार्स हैं और कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट शुरू कर देते हैं और हम आप उनके उस स्टारडम में आकर के और किसी भी प्रोडक्ट को कि इसको सचिन तेंदुलकर ने किया है इसका विज्ञापन तो ये अच्छा होगा, इसको अमिताभ बच्चन ने किया है तो ये अच्छा होगा, और अगर सही मामले में पूछा जाए तो शायद उस प्रोडक्ट का वो खुद उपयोग नहीं करते हैं। तो अब उसी को लेकर के एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। वो दिशा निर्देश क्या है, जरा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ब्लॉग पोस्ट और ट्वीट के माध्यम से मशहूर हस्तियों का एंडोर्समेंट उत्पाद के साथ पर्याप्त जानकारी या अनुभव पर आधारित होना चाहिए। यानी अगर कोई भी बड़ा स्टार है जो अपने ब्लॉग में, पोस्ट में और ट्वीट के माध्यम से किसी प्रोडक्ट को का विज्ञापन कर रहा है, प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहा है, तो पहले वो खुद यूज करके देखे। अगर उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है तो इसको गलत माना जाएगा। छोटे फॉन्ट आकार के विज्ञापनों में डिस्क्लेमर को व्यापक विज्ञापन माना जाएगा। जो बहुत छोटा लिखा जाता था ना, उपभोक्ता बहुत छोटे छोटे में लिख दिया जाता था सावधानी, तो वो उसको भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा और इसके लिए उस दंड का प्रावधान किया गया है। वेब जो भी लिखा जाएगा वो आसानी से दिखने चाहिए और विज्ञापन के दावों के समान ही फॉन्ट भाषा और भाषा में होना चाहिए। यानी जितना बड़ा आपका मूल विज्ञापन है उतने बड़े में भी डिस्क्लेमर लिखना पड़ेगा। जैसे अगर सिगरेट के लिए लिखना है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बहुत छोटा छोटा महीन सा लिखा होता जहां आप देख नहीं सकते। या नियम व शर्तें लागू जो लिखा जाता था, बहुत छोटा छोटा इतना लिखा होता था जिसको आप देख ही नहीं सकते थे। लेकिन अब ऐसा कहा गया है कि ये नियम और शर्तें जो भी लागू लिखा जाएगा या जो नियम शर्तें हैं बहुत छोटा छोटा नहीं लिखा जाएगा, उतने ही बड़े फॉन्ट में लिखा जाएगा जितने बड़े फॉन्ट में आपका मूल विज्ञापन है। यदि विज्ञापन का अस्वीकरण डिस्क्लेमर वॉइस ओवर के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे वॉइस ओवर इसको कहते हैं, जैसे हमने आपको ये सामने मैं दिखा रहा हूं और मैं बैकग्राउंड में बोल रहा हूं, इसी को वॉइस ओवर कहते हैं। तो यदि विज्ञापन का डिस्क्लेमर वॉइस ओवर के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है तो वॉइस ओवर को इसके साथ सिंक में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। एक विज्ञापन को किसी उत्पाद या सेवा को मुफ्त या बिना किसी शुल्क के और अन्य शर्तों के रूप में घोषित करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2020 की। हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में भारत 26 स्थान की गिरावट के साथ 105वें स्थान पर पहुंच गया। पिछले वर्ष भारत 79 पोजीशन पर था। ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत 26 स्थान नीचे खिसक गया है। 79 पोजीशन से अब घट करके 105 में पहुंच गया है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो जारी किया जाता है, ये हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 1995 में पहली बार बनाया गया एक वार्षिक सूचकांक है, जिसमें दुनिया भर के देशों में इकोनॉमिक फ्रीडम का अनुमान लगाया जाता है कि किसी भी देश में कितनी आर्थिक स्वतंत्रता है। यह रैंकिंग देशों को आर्थिक स्वतंत्रता के पैमाने पर 0 से 100 के बीच में स्कोर देता है,
जहां शून्य का अर्थ है कि आर्थिक स्वतंत्रता एकदम नहीं है और 100 का अर्थ होता है कि वहां पर पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता है। इस वर्ष सिंगापुर एशिया प्रशांत क्षेत्र में 42 अन्य देशों के बीच सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में पहले स्थान पर है और हांगकांग दूसरे स्थान पर रहा है। सबसे दिलचस्प बात है चीन भारत से भी नीचे पर है, यानी भारत का स्थान आपने देखा 105वां है तो चीन का स्थान उसके बाद है, 105वें स्थान के भी बाद में है। तो सबसे कम रैंक वाले जो देश हैं वो हैं अल्जीरिया, अंगोला, अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ईरान, लीबिया, कांगो गणराज्य, सूडान, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे। कुछ अन्य देशों की रैंकिंग है, जैसे जापान 20वें स्थान पर है, जर्मनी 21वें स्थान पर है, इटली 51वें स्थान पर है, 51 प्लेस पर है, फ्रांस 58 पर है, मैक्सिको 68 पर है, रूस 89 पर है और ब्राजील 105 पे है। एशियाई अर्थव्यवस्था 1960 के बाद पहली बार सिकुड़ रही है। एशियाई विकास बैंक ऐसा कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी तक जो आपने शुरू में बात किया था, इस वीडियो लेक्चर के शुरुआत में हमने बात किया था, तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक और ILO की संयुक्त रिपोर्ट थी। अब यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक एशिया के बारे में भी बात कर रहा है। तो पहली बात ये बता दें आपको, एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला में है। तो महामारी की वजह से एशियाई अर्थव्यवस्था 1960 के बाद पहली बार सिकुड़ने जा रही है, यानी पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितनी सिकुड़ रही है ये महत्वपूर्ण है। जून में जीडीपी प्रक्षेपण में 0.1% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, लेकिन 2020 में क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में 0.7% की गिरावट आने के आसार हैं। कहाँ की? एशिया की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, नहीं तो इंडिया समझ बैठिए। 2020 में पूरे एशियाई क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में 0.7% की गिरावट आने के आसार हैं। लॉकडाउन के बीच स्थिर हुई निजी व्यय के कारण भारत में इस साल जीडीपी में 9% का संकुचन आ सकता है, ऐसा एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है। ध्यान रखिएगा, इसको लेकर के बड़ा बवाल मचा था, बहुत ज्यादा स्थिति विरोध किया था विपक्षी पार्टियों ने। फिलीपींस और थाईलैंड की जीडीपी में भी संकुचन होगा। चीन अपने सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के साथ जीडीपी की गिरावट की समस्या से निपट लेगा, ऐसा कहा गया है इस रिपोर्ट में। एशियाई विकास बैंक का कार्य क्या है? एशियाई विकास बैंक 1966 में स्थापित किया गया क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। भारत एशियाई विकास बैंक की स्थापना से ही इसका सदस्य है और यह समावेशी आर्थिक विकास, पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी विकास और क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी को कम करने के लिए कार्य करता है। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए 3 फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स आप जान लीजिए कि 66 में स्थापना हुई थी, 66 में स्थापना हुई थी, फिलीपींस के मनीला में इसका मुख्यालय है और भारत स्थापना के समय से ही इसका सदस्य है। बस इतना ही याद रखिए। चलिए, भारत सरकार ने MSME क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 5 टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अरे वाह, 5 टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कौन कौन से टास्क फोर्स हैं, चलिए उन लोगों की बात कर लेते हैं। तो पहला टास्क फोर्स जो बनाया गया है उसमें एक उद्योग इंडस्ट्री 4 है, जिसमें वर्चुअल रियलिटी, 3D जैसे तत्व शामिल हैं। यह टास्क फोर्स भारत को उद्योग 4 का वैश्विक नेता बनाने के लिए काम करेगा। एक टास्क फोर्स 1 है, यानी भारत को इंडस्ट्री 4 का स्टेज बनाने के लिए, यानी वर्ल्ड लीडर बनाने में काम करेगा। दूसरी टास्क फोर्स जो गठित की गई है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। निर्यात संवर्धन और आयात निम्नीकरण पर बनाया गया है, यानी एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा और इंपोर्ट को घटाएगा। तीसरी टास्क फोर्स जो बनाई गई है वो री इंजीनियरिंग पर केंद्रित है। यह मौजूदा क्लस्टर योजनाओं में क्षैतिज और लंबवत रूप से किया जाता है। सूक्ष्म स्तर के उद्यमों और जमीनी स्तर के उद्योगों की सहायता करेगा तीसरी टास्क फोर्स। चौथी टास्क फोर्स जो बनाई गई है वो प्रौद्योगिकी केंद्रों को एकीकृत करने के लिए बनाई गई है, यानी इंटीग्रेशन फॉर इंडस्ट्रियल सेंटर्स।
पांचवा टास्क फोर्स जो बनाया गया है वो लीन और जेड, जिसको जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट कहते हैं, लीन और जेड को जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट जैसी कई आधुनिकीकरण योजनाओं पर कार्य करेगी। ये पांचवा टास्क फोर्स है। बौद्धिक संपदा अधिकारों और डिजाइन से संबंधित उन योजनाओं पर भी काम करेगा, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कैसे सुरक्षित किया जाए और सबसे ज्यादा डिजाइन से संबंधित कैसे पेटेंट हासिल किया जाए, इस पर भी पांचवा टास्क फोर्स काम करेगा। तो कुल मिलाकर के पांच टास्क फोर्स बनाए गए। तो अभी तक और टास्क फोर्स जो कौन कौन से बनाए गए थे उनकी बात जो मैं बता देता हूं। तो 3 और टास्क फोर्स बनाए गए थे। अगस्त 2020 में कोविड-19 वैक्सीन योजना के सभी पहलुओं की देखरेख के लिए नीति आयोग के डॉक्टर BK पॉल के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इस टास्क फोर्स का जो काम है, मेन काम है, वो है टास्क वैक्सीन की पहचान करना, खरीद, वितरण और प्रशासन के हर पहलू पर काम करेगी। दूसरा टास्क फोर्स एक और बनाया गया था जून 2020 में, जिसको जया जेटली टास्क फोर्स दिया गया था, जया जेटली के नेतृत्व में बनाया गया था। जन्म के समय लिंग अनुपात इसका कार्य है। जन्म के समय लिंग अनुपात, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और बाल लिंग अनुपात से संबंधित मुद्दों का मूल्यांकन करने के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस टास्क फोर्स का गठन किया गया था जया जेटली के नेतृत्व में। मार्च 2020 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 पर स्टार्टअप्स द्वारा प्रौद्योगिकियों को मैप करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये 3 ऐसे टास्क फोर्स हैं जो MSME के अलावा जो 5 टास्क फोर्स गठित किए गए हैं, उनके अलावा ये गठित किए गए थे। उनका भी मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया, एक बार आपको रिमाइंड कर दिया कि अलग से आपको ढूंढना ना पड़े। चलिए, केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यानी जो अभी तक 74% का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता था, वो अब उसको मंजूरी दे दी गई है। तो अब इसके पृष्ठभूमि क्या है कि भारत सरकार ने अब तक रक्षा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। 74% था, अब उसको 100% कर दिया गया है। लेकिन स्वचालित मार्ग के तहत केवल 49% की अनुमति दी गई है और 49% से अधिक की FDI के लिए सरकार से मंजूरी लेना पड़ेगा। यानी अगर ऑटोमेटिक रूट पर आप आ रहे हैं तो आप 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इससे ज्यादा अगर आपको इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेक्टर में करना है तो आपको सरकार की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। यहां पर याद रखने योग्य तथ्य यह है कि रक्षा बजट आवंटित करने के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। रक्षा बजट सबसे ज्यादा भारत का है, तीसरा देश है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सशस्त्र बल है। OFB दुनिया में सरकार द्वारा संचालित सबसे बड़ा उत्पादन संगठन है। तो भैया इसको भी याद कर लीजिएगा। भारत सरकार ने रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया है। आपको मैं बता दूं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया है, ये तो शायद ना पूछा जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि इसको लेकर के अभी सरकार ने 3 कृषि बिल पेश किए हैं। उस कृषि बिल को लेकर के इतना ज्यादा विरोध हो रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जारी किया है 21 सितंबर को सरकार ने, उसी विरोध को थोड़ा सा डाउनसाइज करने के लिए, यानी उसी विरोध को कम करने के लिए सरकार ने इसको जारी किया है। लेकिन चलिए खैर, हम देखते हैं क्या है हमारा तथ्य। जिन अन्य फसलों के लिए MSP, गेहूं पर MSP में 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि गेहूं में 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। अन्य फसलों के लिए MSP में जो वृद्धि की गई है उसमें है चना, सरसों, केसर और मसूर। मुख्य तथ्य क्या है? आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में MSP बढ़ाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार ने रबी फसलों के लिए किसानों को MSP के रूप में 13 ट्रिलियन रुपए जारी किए हैं। चने पर MSP में 3%, सरसों पर 7% और जौ पर 5.7% की वृद्धि की गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि
एमएसपी जारी क्यों बढ़ाया क्यों गया है, तो हमने आपको कहा कि 2 कृषि बिल हैं, किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 और किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 के कारण पंजाब, हरियाणा, आंध्र बहुत जगहों पर बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा है। इसी विरोध को कम करने के लिए सरकार ने एमएसपी बढ़ाया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या? भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पाद मूल्य है जो किसान से सीधे खरीदने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह दर किसान के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है क्योंकि यह बाजार की स्थितियों के बावजूद फसल के लिए न्यूनतम लाभ प्रदान करता है। भारत में यह तथ्य महत्वपूर्ण है। भारत में 2006 में एमएस स्वामीनाथन के तहत गठित एक समिति ने सिफारिश की थी कि एमएसपी उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। तो सवाल है कि इस उत्पादन लागत को निर्धारित कौन करता है? यही बात हम आपको अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं। एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर तय होता है। एक फैक्ट है, याद रख लीजिएगा। एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर तय होता है। किसानों द्वारा अपनी उपज बेचने में आने वाली बाधाओं के ऑन स्पॉट मूल्यांकन के लिए आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग, राज्यों का दौरा करने के बाद कीमतों की सिफारिश करता है। सरकार सिफारिशों के आधार पर मूल्य तय करती है और राज्य सरकारों और विभिन्न अन्य संबंधित मंत्रालयों को प्रसारित करती है। एक तथ्य है, भारत खाद्य निगम फसलों की खरीद करने वाली नोडल एजेंसी है। ये जिसको लेकर के आजकल बड़ी चर्चा है, तो इसलिए हमने इसमें एक लाइन डाल दिया है। विश्व बैंक मानव पूंजी सूचकांक थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। 17 सितंबर 2020 को विश्व बैंक ने वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक जारी किया। भारत ने वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक में 116वां स्थान प्राप्त किया है। सूचकांक पूरी दुनिया में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों को मापता है। 2018 में भारत का स्कोर 0.4 था, जबकि 2020 में यह बढ़कर के 0.49 हो गया है। मानव पूंजी सूचकांक 174 देशों के शिक्षा और स्वास्थ्य का डेटा शामिल करता है, यानी 174 देशों का मूल्यांकन करता है, जिसमें दुनिया की लगभग 98% आबादी रहती है। रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या है? 2019 में भारत 157 देशों में से 115वें स्थान पर था, यानी 2019 में केवल 157 कंट्रीज का मानव पूंजी सूचकांक जारी किया गया था, जबकि 2020 में 174 देशों का डेटा शामिल किया गया है, यानी 174 देश इसमें शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 बिलियन से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं और रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि प्रेषण में एक बड़ी गिरावट आई है और कुल आय में 11 से 12% की गिरावट आई है। अब यहाँ पर मानव पूंजी सूचकांक के लिए बारे में आपको बता दें, इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मत समझ लीजिएगा, वो मानव विकास सूचकांक है। अभी मैं बताता हूँ कि इन दोनों में अंतर क्या है। ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात की जा रही है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 3 आधार लिए जाते हैं, 3 आधार स्तंभ लिए जाते हैं, 3 बेस लिए जाते हैं, जिसमें उत्तरजीविता, जिसको लॉन्गेविटी इंग्लिश में कहते हैं, यानी जीवन प्रत्याशा, स्कूल और स्वास्थ्य, स्कूलिंग एंड हेल्थ, स्कूल, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, लॉन्गेविटी यानी जीवन प्रत्याशा, स्कूल और हेल्थ, 3 में इसकी गणना की जाती है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपको बता दें कि यहाँ पर स्वास्थ्य लिया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पर कैपिटा इनकम लिया जाता है। और यहाँ पर एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मानव पूंजी सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जबकि मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक में हमने बताया कि पर कैपिटा इनकम लिया जाता है, जबकि मानव पूंजी सूचकांक में पर कैपिटा इनकम के जगह पर हेल्थ लिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये रहा आज तक का आपका इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं कि इस 3 घंटे के लेक्चर में जो हमने 3 पार्ट में आपको दिए हैं, इससे आपको बड़ी सहायता मिलेगी, इससे आपको काफी कुछ तैयार करने में मदद मिलेगा। इकोनॉमिक करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो
आपको परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सफल हों, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।